हमारे देश हिंदुस्तान में जब संविधान लागू नहीं हुआ था, उस वक्त अगर किसी व्यक्ति के साथ में कुछ भी गलत होता था तो इसका फैसला गांव की पंचायतें करती थी। लेकिन जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ, पंचायत के फैसले को रद्द कर दिया गया, क्योंकि इस संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति ना तो बड़ा होता है, ना ही कोई छोटा होता है, ना ही कोई अमीर होता है, ना ही कोई गरीब होता है, और ना ही कोई ऊंच होता है और ना ही कोई नीच होता है। इस संविधान के तहत हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिलता है। भले ही थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलता है। इसके बावजूद भी आज भी गांव देहातों में बड़े बड़े मसलों का हल गांव की पंचायतें करती है, जो कि बिल्कुल हमारे संविधान के खिलाफ है। आज के कहानी में एक प्रेमी जोड़ा प्यार तो करते हैं, लेकिन इनका प्यार इतना आसान नहीं होता है और आखिरकार ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट भी इन दोनों को बाइज्जत बरी कर देती है, इन दोनों को रिहा कर देती है। लेकिन जैसे ही दोनों घर वापस आते हैं, गांव में पहुंचते हैं, गांव वाले इन दोनों के ऊपर एक पंचायती बिठा देते हैं और आखिरकार पंचायत एक ऐसा फरमान जारी करती है जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। खास करके इसका असलियत जब आस पड़ोस के गांव के लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार का एक ज़िला पड़ता है भागलपुर और इसी भागलपुर का एक थाना पड़ता है कजरैली। कजरैली थाने के अंतर्गत एक गांव आता है गौराचक। बात कर रहा हूं मैं आज से ठीक 5 साल पहले, साल 2016 की। वैसे तो गौराचक गांव में हर जाति समुदाय के लोग हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा संख्या यादवों की है। जितने भी यादव हैं अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं और अच्छा खासा घर से भी हैं। लेकिन इन यादवों में सबसे एक बड़ी बात है कि इन सब में एकजुटता बहुत हैवी है। वजह यही है कि आस पड़ोस के गाँव के जितने भी लोग हैं इनसे टकराने में काफ़ी हद तक डरते हैं। इसी गांव का रहने वाला परमानंद यादव, पत्नी सीमा देवी और 3 बच्चे, जिसमें एक बड़ी बेटी जिसका नाम है सोनी कुमारी, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, और 2 बेटा। ये 5 सदस्य का परिवार इसी गौराचक में पीछे लंबे समय से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सोनी कुमारी, जो कि पढ़ने में काफ़ी तेज़ तरार, देखने में भी बेहद ही खूबसूरत, अपने लाइफ में कुछ कर गुजरने की चाहत रखती है। सोनी के ही पड़ोस का रहने वाला हिमांशु कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल। हिमांशु के मां का नाम जेलस देवी और हिमांशु के पिता बचपन में इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। सोनी, जो कि हिमांशु का बुआ लगती है, सोनी और हिमांशु में बुआ और भतीजा का रिश्ता है। सोनी और हिमांशु दोनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े हैं, दोनों बचपन से एक साथ ही पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, दोनों एक दूसरे के कब करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच में लव अफेयर कब शुरू हो जाता है मालूम ही नहीं चलता है। हिमांशु अक्सर सोनी के घर आया जा करता है, लेकिन इसका विरोध सोनी के पिता परमानंद नहीं करते हैं। ये सोच करके कि दोनों के बीच में बुआ भतीजा का रिश्ता है, कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है। लेकिन जब दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू होता है, इस बात की खबर ना तो सोनी के घर के परिजनों को मालूम चलता है और ना ही हिमांशु के घर के परिजनों को मालूम चलता है, और अक्सर अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन हिमांशु जब सोनी के घर पर पहुँचता है, सोनी अपने घर में अकेले अपने बेड पर बैठी होती है। जैसे ही हिमांशु सोनी के घर में पहुंचता है, सोनी जब हिमांशु को देखती है, उसके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन जैसे ही सोनी के पास में हिमांशु बैठता है, हिमांशु सोनी से पूछताछ करता है कि आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है, तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे भाई कहाँ हैं। इस पर सोनी जवाब देती है कि दरअसल माता पिता मार्केट गए हैं और भाई दोनों स्कूल गए हैं। इस पर हिमांशु सोनी से फिर से सवाल करता है कि तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो, एकदम गुमसुम लग रही हो। तो सोनी जवाब देती है कि दरअसल मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही हूँ। दरअसल हम दोनों ने प्यार मोहब्बत तो कर लिया, लेकिन तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि हमारे रिश्ते को ये समाज कभी इजाज़त नहीं देगा और मैं तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकती हूँ। ज़रा सोच के देखो कि अगर इस बात की जानकारी अगर हमारे घर के परिजनों को मालूम चलेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। इस पर हिमांशु कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगा। मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। जैसे ही हिमांशु इस तरह की बातें कहता है, सोनी तुरंत ही उठ करके और हिमांशु को गले लगा लेती है। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, दोनों के अंदर प्यार जग जाता है और आखिरकार दोनों के बीच में सारे बंधन टूट जाते हैं और सोनी के घर में ही दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे से अलग हटते हैं, हिमांशु अपने घर चला आता है और उसके बाद से जब भी इन्हें मौका मिलता है, कभी भी किसी भी मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं और ये सिलसिला लगातार चलना शुरू होता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन सोनी के पिता परमानंद को मालूम चल जाता है।
लेकिन जैसे ही इसका असलियत परमानंद को मालूम चलता है, परमानंद के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। परमानंद तुरंत ही अपने घर आता है और अपनी बच्ची सोनी के साथ में काफ़ी मार पिटाई करता है और तुरंत ही उसे घर के अंदर पैक कर देता है। और उसके बाद से हिमांशु को भी धमकी देते हुए कहता है कि आइंदा से मेरे बच्ची से बातचीत नहीं करना है और मेरे घर के तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखना है, और अगर मेरे घर के आसपास कभी दिखाई भी दिया तो इसका अंजाम बुरा नहीं होगा। उसके बाद से सोनी अपने घर में कैद हो जाती है। हिमांशु भी इधर उधर सोनी की याद में पागलों की तरफ भटकना शुरू करता है। हिमांशु के माँ हिमांशु को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि जिस रिश्ते को तू मंजूरी देना चाहता है, दरअसल इस रिश्ते का मंजूरी ये समाज कभी नहीं देगा। बेहतर है कि तू सोनी को भूल जा। लेकिन हिमांशु कहता है कि इस जन्म में ये कभी भी संभव नहीं है। अगर सोनी मेरी नहीं हो सकी तो मैं सोनी के बगैर जी ही नहीं पाऊँगा। दोनों के तरफ आग लगी होती है। सोनी भी तमाम कोशिश कर लेती है हिमांशु से मिलने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी सोनी को एक मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सोनी के ऊपर उसके पिता परमानंद पहरा लगा देते हैं। उसके माँ शीला से कहते हैं कि जब भी ये घर से बाहर जाए तो इसके साथ में कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, और होता भी बिल्कुल वैसी है। सोनी जब भी अपने घर से बाहर निकलती है उसके साथ में उसका या तो कोई भाई या फिर उसकी माँ होती है। सोनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी सोनी और हिमांशु का मिलन नहीं हो पाता है। सिलसिला यूं ही जब चलना शुरू होता है तो सोनी को भी लगता है कि अगर इसी तरह का चलता रहा तो शायद मेरा और हिमांशु का मिलना कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए सोनी एक चाल चलती है और अपने परिवार वालों को अपने विश्वास में लेने के लिए अपने माँ के सामने बैठती है और रोती गिड़गिड़ाती कहती है कि दरअसल माँ, मुझसे गलती हो गई। अनजाने में न जाने मैंने कैसा कदम उठा लिया कि मेरी वजह से आप लोगों के आस पड़ोस में और गांव में इतनी सारी बदनामी हो गई। मुझे माफ़ कर दिए। मैं आज के बाद से कभी भी हिमांशु से ना तो बातचीत करूंगी और ना ही उससे मिलने की जिद करूंगी। आप लोग जहां कहेंगे मैं वहीं पे शादी कर लूँगी। जैसे ही इस तरह की बातें सोनी अपनी माँ से कहती है, सोनी की माँ तुरंत ही उसे अपने गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और फिर सोनी अपने घर में बेइंतहा खुश तरह से रहना शुरू करती है, सबको अपने विश्वास में ले लेती है। और फिर सोनी एक दिन अपने माँ से कहती है कि दरअसल मुझे ननिहाल जाना है। उसके घर के परिजन भी सोनी पे अब कहीं ना कहीं भरोसा कर लेते हैं। उन्हें भी लगता है कि अगर सोनी को ननिहाल भेज देंगे तो शायद सोनी का कुछ मन बहल जाएगा। इसीलिए सितंबर 2016 में सोनी को उसके भाई के साथ ननिहाल भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही सोनी ननिहाल में पहुंचती है, आज़ाद पंछी बन जाती है और तुरंत ही अपने आशिक हिमांशु से कांटेक्ट करती है और फ़ोन करके अपने ननिहाल में ही मिलने के लिए बुलाती है। जैसे ही इस तरह की खबर हिमांशु को भी मिलता है, हिमांशु खुशी के मारे उछल पड़ता है और तुरंत ही मिलने के लिए सोनी के ननिहाल पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही इन दोनों की मुलाकात होती है, सोनी हिमांशु को छोड़ती नहीं है और कहती है कि दरअसल मुझे इस कैद से आज़ाद करो, मुझे यहाँ से कहीं ऐसी दूर जगह पे ले चलो जहाँ पे किसी का कोई लेना देना ना हो। और आखिरकार हिमांशु भी सोनी की बातों में आ जाता है, अपने यारों दोस्तों से कुछ पैसे लेता है और फिर सोनी को वहाँ से भगा करके दिल्ली लेकर चला जाता है। लेकिन जैसे ही सोनी के घर के परिजनों को मालूम चलता है कि दरअसल सोनी अपने आशिक हिमांशु के साथ फरार हो चुकी है, उसके घर के परिजन अपनी तरीके से तमाम कोशिश कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही इस तरह की बातें पूरे गांव में फैलती है, पूरे गांव में सोनी और हिमांशु का प्यार का चर्चा होने लगता है। जब हिमांशु और सोनी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार सोनी के पिता इसी कजरैली थाने में जा करके और सोनी का अपहरण का केस दर्ज करा देते हैं हिमांशु के विरोध में। पुलिस तुरंत ही मुकदमा दर्ज करती है और हिमांशु के घर पे पहुंचती है। जैसे ही पुलिस हिमांशु के घर पे पहुंचती है तो हिमांशु के घर पे उसकी मां जेलस देवी होती है। पुलिस जेलस देवी से पूछताछ करती है तो जेलस देवी कहती है कि दरअसल मुझे नहीं पता है कि मेरा बच्चा सोनी को लेकर के कहाँ गया है। पुलिस तुरंत ही जेलस देवी को लेकर के थाने ले जाती है, उसे सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी जेलस देवी अपने बच्चे और सोनी के बारे में कुछ नहीं बताती है। जब आखिरकार पुलिस वालों को भी जेलस देवी से कोई भी खबर नहीं मिलता है, मजबूरन जेलस देवी को छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब कई महीने बीत जाता है, सोनी और हिमांशु का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, उसके बाद से पुलिस वाले हिमांशु के मां जेलस देवी के ऊपर टॉर्चर करना शुरू करते हैं। एक दिन हिमांशु को जब इस बात की खबर चलता है कि दरअसल उसकी माँ के साथ में पुलिस वाले काफ़ी टॉर्चर करते हैं, आखिरकार 8 महीने बाद हिमांशु और सोनी दोनों अपने घर वापस आते हैं। लेकिन 8 महीने बाद जब घर वापस आते हैं, उस वक्त भी सोनी और हिमांशु दोनों एक दूसरे से शादी नहीं किए थे। जैसे ही घर आते हैं, सोनी अपने घर आ जाती है और हिमांशु अपने घर चला जाता है। लेकिन जब कोर्ट में पेशी होता है तो सोनी जब कोर्ट में जाती है तो साफ साफ जज से कहती है कि दरअसल मैं बालिग हूँ और मुझे हिमांशु भगा के लेके नहीं गया था, चूँकि मैं अपने ननिहाल में थी और अपने मर्जी से थी। और सोनी के ही तहरीर पे
कोर्ट हिमांशु को बाइज्जत बरी कर देती है। लेकिन जैसे ही अपने अपने घर पहुंचते हैं, सोनी अपने घर आ जाती है, हिमांशु अपने घर चला जाता है। लेकिन उसके बाद से परमानंद अपनी बच्ची सोनी को अपने घर में पैक कर देता है और फिर हिमांशु से बदला लेने के लिए षड्यंत्र बनाने लगता है। दरअसल परमानंद को लगता है कि मुझे इन लोगों ने गांव में कहीं घूमने के लायक नहीं छोड़ा है, मेरे गांव में काफ़ी बदनामी हो रही है। इससे पहले कि अभी परमानंद अपनी पूरी प्लानिंग ही बना रहा था कि फिर से 20 अप्रैल 2017 को सोनी हिमांशु के साथ में फरार हो जाती है। लेकिन दोबारा जब घर छोड़ करके फरार होती है, इस वक्त हिमांशु के घर के परिजन हिमांशु का साथ देते हैं और तुरंत ही हिमांशु और सोनी को एक मंदिर में ले जा करके शादी करा देते हैं। लेकिन जब हिमांशु सोनी से शादी करता है, उसके बाद घर वापस नहीं लेकर आता है, किसी दूसरी जगह लेकर चला जाता है। लेकिन जैसे ही सोनी के घर के परिजनों को मालूम चलता है कि सोनी फिर से हिमांशु के साथ भाग गई, अब उससे बदला लेने के लिए एक बेहद ही खतरनाक प्लान बनाता है। परमानंद इधर षड्यंत्र बना ही रहा था कि अचानक 15 दिन बाद हिमांशु अपनी पत्नी सोनी को लेकर के घर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही घर लेकर के पहुंचता है, परमानंद का दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। वो गुस्से में इतना काफ़ी तिल मिला जाता है कि अब इन दोनों को इस दुनिया से ही हटाने का एक षड्यंत्र बनाता है। लेकिन परमानंद एक ऐसा षड्यंत्र बनाता है जिसमें वो फंसे भी नहीं और इन दोनों को अच्छा सबक सिखा सके। इसीलिए परमानंद अब गांव के लोगों से मुलाकात करता है और कहता है कि दरअसल इन दोनों की वजह से गांव की काफ़ी हद तक बदनामी हो चुकी है। गांव के लोग जब भी गांव से बाहर जा रहे हैं तो आस पड़ोस के गांव के लोग इस गांव का नाम ले करके और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल हम कहीं भी किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं है। दरअसल हमें एक पंचायती बिठानी चाहिए और इन दोनों को सज़ा देनी चाहिए। जैसे ही इस तरह की बातें परमानंद गांव के लोगों से कहना शुरू करता है, गांव के लोग भी परमानंद की बातों में आ जाते हैं और फिर एक पंचायती बिठाई जाती है और एक तारीख तय की जाती है 5 जून 2017 के सुबह के 10 बजे के आसपास। और ये पंचायती परमानंद के दरवाजे पे ही बिठाई जाती है और इस पंचायती में लगभग 100 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। और इस पंचायती में हिमांशु के घर के परिजनों को भी बुलाया जाता है। लेकिन हिमांशु के घर के परिजन एक भी इस पंचायती में शामिल नहीं होते हैं, ये सोच करके कि अगर हमें कोई फैसला सुनाने का हक रखता है तो वह हक सिर्फ संविधान रखता है। ये सोच करके हिमांशु के घर के परिजन कोई भी पंचायती में नहीं जाता है। इसीलिए गुस्से में आकर के जितने भी पंचायती में लोग शामिल हुए थे, सब के सब परमानंद के ही समर्थन में बोलना शुरू करते हैं। जब हिमांशु के घर के परिजन कोई भी पंचायती में शामिल नहीं होता है, अचानक पूरा पंचायत एक फरमान जारी करती है कि इन दोनों को मौत की सज़ा दी जाती है। एक ऐसी सज़ा दी जाए कि आने वाली नस्ल इसको हमेशा याद रखे। जैसे ही ये फरमान जारी किया जाता है, पंचायती में जितने भी लोग बैठे थे अपने हाथ में हथियार उठाते हैं और हिमांशु के घर पे हमला कर देते हैं। उस वक्त हिमांशु अपने घर पे ही था। हिमांशु की पत्नी 3 महीने के प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। जैसे ही ये लोग हमला करते हैं, घर के अंदर घुसते हैं, हिमांशु को घर के अंदर से खींच कर लाते हैं और जिसके हाथ में जो हथियार होता है उसी से एक पर एक हिमांशु के ऊपर वार करना शुरू करते हैं। जितने लोग हिमांशु के घर पे हमला करते हैं उसमें जेंट्स के साथ साथ महिलाएं भी होती है। महिलाएं भी घर के अंदर जाती है और सोनी को अंदर से खींच करके लेकर आती है और गांव से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब अपने बच्चे को पीटते हुए उसकी माँ जेलस देवी जब देखती है, अपने बच्चे को बचाने के लिए जब जाती है, तो जेलस देवी की भी अच्छी खासी पिटाई करते हैं। और आखिरकार पंचायत के लोग इतना बुरी तरीके से हिमांशु की पिटाई करते हैं कि हिमांशु की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और साथ ही साथ हिमांशु के घर में आग भी लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर कजरैली थाना पुलिस थाने को मिलता है, इसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ में और इस गांव में पहुंचती है और पूरा फोर्स तैनात कर देती है कि दरअसल इस गांव में कोई दंगा ना हो सके। और पुलिस तुरंत ही जेलस देवी को उठा करके नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाती है। हिमांशु कुमार के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब हिमांशु के माँ से पूछताछ करती है तो हिमांशु की माँ ये पूरी सच्चाई, पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने रख देती है। हिमांशु के माँ के ही तहरीर पे पुलिस 21 लोगों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है, जिसमें कई सारे महिलाएं भी होती है और जेंट्स भी होती है। और पुलिस इस मुकदमा को दर्ज करके और इन सब की तलाशी करना शुरू करती है। पुलिस जब इन सब के घर पे दबिश देना शुरू करती है तो पता चलता है कि दरअसल ये सब के सब अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। आखिरकार मामला थोड़ा सा जब ठंडा होने लगता है, लेकिन ये मामला पेपर में, अखबारों में तूल पकड़ना शुरू करता है। जब पेपर अखबारों में तूल पकड़ना शुरू होता है, आखिरकार पुलिस वालों के ऊपर भी अब दबाव आ जाता है और पुलिस अब इन लोगों की हर जगहों पर तलाशी करना शुरू करती है। लगभग काफ़ी समय बीत जाता है लेकिन इन आरोपियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस वाले इतने काफ़ी दबाव में आ जाते हैं कि इनके घर की
कुर्की जब्ती कराने के लिए कोर्ट से आदेश ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को कोर्ट से इनके घर की कुर्की जब्ती का आदेश मिलता है, इस बात की खबर सारे आरोपियों को मालूम चल जाता है। इसीलिए सारे आरोपी एक एक करके और पुलिस को सरेंडर कर देते हैं। जैसे ये लोग सरेंडर करते हैं, पुलिस इन तमाम लोगों को अपने कस्टडी में लेती है और जेल भेज देती है। लेकिन जब इस बात की खबर आस पड़ोस के गांव के लोगों को जब मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद वाकई में हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। अभी तक हिमांशु कुमार के पत्नी सोनी का ये नहीं पता चल रहा है कि दरअसल सोनी इस दुनिया में अभी जिंदा भी है या फिर नहीं है, क्योंकि सोनी कुमारी का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि दरअसल अभी सोनी कुमारी है कहाँ। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।